एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श। और प्राइम टाइम विचार विमर्श में हम भारत के गणतंत्र के दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं और जाहिर है कि गणतंत्र को लेकर चर्चा होगी और होनी ही चाहिए, क्योंकि गणतंत्र जिससे हमें प्राप्त हुआ है, जहां से ये हमें प्राप्त हुआ है, वो भारत का संविधान। और 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर अमल शुरू हुआ, जिसकी कल सालगिरह है। उसको पूरे देश भर में इसको मनाया जाता है और पूरे विश्व में भारत को जिस दिन से सम्मान मिला, एक राष्ट्र के रूप में जिसने अपने आप को घोषित किया है और सभी देशों ने उसको देशों को मानना पड़ा है, वो है कल का दिन। लेकिन कल का दिन केवल इतने ही रूप से उसका संदर्भ नहीं है। तो भारत के संविधान में जो बातें हैं, वो बातें जो लक्ष्य भारत के संविधान ने लिखा और जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो विचारधारा बताई गई, जो कार्यक्रम बताए गए, जो नीतियां बताई गई, जो कानून बनाने की बात हो गई, क्या उन सब पर पिछले 1950 से लेकर के आज तक अर्थात 2022 तक कितना कुछ अमल हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को आज हम समझना चाहेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूलनिवासी बीडी बोरकर सर, हमें इसके ऊपर मार्गदर्शन करेंगे। साथियों, उनको आमंत्रित करने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कृपया आप इस वीडियो को सर्वप्रथम अपने फेसबुक के अकाउंट पर इसको शेयर कीजिए, फेसबुक के विभिन्न ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, फेसबुक के मैसेंजर के माध्यम से इसको शेयर कीजिए और यूट्यूब के भी साथी इस वीडियो को व्हाट्सएप मैसेंजर, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां पर भी आप उपस्थित हैं वहां से अपने साथी मित्रों को इस कार्यक्रम में जोड़िए, क्योंकि उनको जोड़ना बहुत आवश्यक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट भी लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के विषय का बैनर आपकी स्क्रीन पर मैं पुनः एक बार आपके लिए जी बैनर आपकी स्क्रीन पर है। आज मंगलवार 25 जनवरी जो संविधान अमल दिवस की पूर्व संध्या पर ये विशेष कार्यक्रम हम कर रहे हैं। 1949 अर्थात 1949 से लेकर 2022 के संविधान के सफर में वह कितना अमल हुआ, अर्थात संविधान कितना अमल हुआ, इसका गंभीर विश्लेषण है। मूलनिवासी बीडी बोरकर जी हमें इस विषय में मार्गदर्शन करेंगे, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बीडी बोरकर सर को। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क में। जय भीम, जय मूलनिवासी सर। जय भीम, जय मूलनिवासी सभी साथियों को जी सर, गणतंत्र दिवस की आपको सभी साथियों को हम एमएनटी न्यूज नेटवर्क की ओर से बधाई देना चाहते हैं, मंगल कामना देना चाहते हैं। हालांकि ये संविधान दिवस है एक प्रकार से, क्योंकि इसी दिन से संविधान पर अमल शुरू हुआ, तो आपको इस दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं सर। आपको भी मेरी तरफ से और संपूर्ण भारतवासियों को मेरी तरफ से मतलब गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं। जी सर, सीधा सवाल यही है हमारा कि 1949 से संविधान को आत्मार्पित किया गया और उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर के भारत का राज कारोबार शुरू हुआ, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शुरू हुई। एक सवाल बार बार यहाँ पर है कि इस संविधान को लागू करने की बात जिनके ऊपर थी, जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, उन्होंने कितना कुछ इतने वर्षों में अमल हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। आप इतने वर्षों से केंद्र सरकार के आप एक अधिकारी भी रहे हैं और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आप सामाजिक रूप में पिछले 45 वर्षों से अधिक वर्ष हो गए आप सामाजिक रूप में सक्रिय हैं, नेतृत्व कर रहे हैं और एक अभी राजनीतिक पार्टी का आप एक नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपके ये जो पूरा समग्र विचार है उस दृष्टि से समझना चाहेंगे शुरुआत में हम कि भारत के संविधान पर 1950 से लेकर अब तक कितना अमल हुआ, अगर हुआ है तो किस प्रकार से, क्यों, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, वो भी आपसे हम समझना चाहेंगे आगे। जी सर। देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट डिजाइन किया है और 1949 से लेके 2022 तक की सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल
डेवलपमेंट क्या हुई है, जो ड्यूटी लगाई गई, उस संदर्भ में ये मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट आप लोगों ने डिजाइन किया है। तो सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस स्पीच पर जो बाबा साहब ने मतलब 25 नवंबर 1949 में संविधान सभा में भारत का संविधान देश को अर्पित करते वक्त दिया था, उसमें बाबा साहब ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमने बड़े अथक परिश्रम से एडाप्ट कर रहे हैं इस संविधान के माध्यम से, लेकिन अगर इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का इस्तेमाल सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए अगर राज्यकर्ता लोग नहीं करेंगे, तो जनता ने और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बड़ी महत्ता से बड़ी लेबोरियसली ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाई है, वो लोग इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर देंगे अगर इसका इस्तेमाल सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं होता। तो सिंपल सी बात इससे अगर हम समझते हैं, तो बाबा साहब ने भारत के संविधान के माध्यम से या भारत के संविधान ने जो यहाँ की जो रूलर है, जो राज्य करता है, उनके ऊपर ये ड्यूटी लगाई है कि इस कॉन्स्टिट्यूशंस के माध्यम से समाज जीवन में सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी का मतलब बराबरी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अब अगर आर्थिक बराबरी के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस वक्त जो 1949 में जो या 47 में जो हमारे यहाँ जो जीडीपी था या पर कैपिटा इनकम जो था वो बहुत कम था। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है एक व्यक्ति की आमदनी एक साल में, तो जो डाटा अवेलेबल है उसके अनुसार ये आता है सिर्फ 250 रुपया। मतलब एक व्यक्ति एक साल में उसकी जो आमदनी है 250 रुपये थी 1947 में। अब वो बता रहा डाटा कि 2021 में ये कितना है, तो ये बता रहा है कि ये 1,64,000 है पर कैपिटा। तो इससे ये दर्शाता, ऐसा लगता है, मतलब इस डाटा को मैं जब आपके सामने रखता हूं तो ऐसा लगता है कि काफी तरक्की हुई है लोगों की। इस देश का जो जीडीपी है वो जीडीपी 2.7 लाख करोड़ था 1947 में, 2.7 लाख करोड़ था। अभी इस देश का जीडीपी जो है आज की 2021 में 232 लाख करोड़ है। तो इससे भी ये लगता है कि हमारे देश की बहुत ज्यादा तरक्की हुई। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पहले ये जो देश की तरक्की का जो मेजरमेंट रखा है, जो उन्होंने पर कैपिटा इनकम रखा है, ये गलत है। जीडीपी जो है ये डेवलपमेंट का मेजर नहीं हो सकता। ये मेरी मान्यता बहुत पहले से है। इसके पहले भी मैंने, मेरा ख्याल है MNT न्यूज नेटवर्क चैनल पे मैंने ये बात कही है, क्योंकि इसमें अगर एक बेगर अगर साल में 500 रुपया उसको भीख मिलती है, वो भी इसमें इंक्लूड है। और यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो 30 से 40 करोड़ रुपया सालाना, मतलब एज ए CEO ऑफ वेरियस कंपनी जो है वो उसमें इंक्लूडेड है। और वो टोटल जो जीडीपी आता है उसको इस देश की जनता से डिवाइड करने के बाद वो पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक बेगर का भी उन्होंने मतलब इतना दिखाया 1,64,000, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का भी, उसका भी ये दिखाया 1,64,000। तो आप ये देखेंगे कि ये जो मेजरमेंट है डेवलपमेंट का, ये सही नहीं है। लोगों की तरक्की जो मेजर करने का जो तरीका है, इस देश में
एजुकेशन की स्थिति क्या है। आज आप देखेंगे कि हमारे देश में 77% लोग जो है लिटरेट है, और उसमें जो हायर एजुकेशन में जाने वाले लोग जो है वो सिर्फ 23% है। इसका मतलब सेकेंडरी एजुकेशन वाले और प्राइमरी एजुकेशन वाले इतने ज्यादा है, इलिटरेट तो है ही, लेकिन सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। और आज की तारीख में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8% है। और जो पिछले 1.5 साल में जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाए गए, और आप सभी लोगों को जानकारी है कि वो 24% तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया था। ये सीएमआई के फिगर है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक संस्था है, वो ये फिगर वर्कआउट करती है। इसका मतलब है कि मार्केट में जो 100 लोग हैं, 100 लोग अगर जॉब मांग रहे हैं मार्केट में, मतलब वो विलिंगली है, वो जॉब करना चाहते हैं, काम मांग रहे हैं, तो 100 में से 24 लोगों को काम नहीं मिल रहा है। जो काम मांग नहीं रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, लेकिन 100 में जो काम मांग रहे 100 लोग, उसमें सिर्फ 24 लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ये जो काम नहीं मिल रहा है, इससे आप ये देखेंगे कि अगर उस आदमी को, ये जो समाज, जो मजदूरी करने वाला समाज मोस्टली इसमें है, वो काम मांग रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि जो मजदूर वर्ग है वो हैंड टू माउथ होता है, मतलब वो सुबह कमाएगा तो शाम को उसके घर में चूल्हा जलेगा। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर 24 लोगों को काम नहीं मिला और वो 24 लोगों का फैमिली है, एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं और शाम को उसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, और ऐसी स्थिति कंटिन्यू रहती है, तो आप ये देखेंगे कि उन लोगों को 2 समय की रोटी अगर कई दिन के लिए मुहैया नहीं होती है, तो आप ये देखेंगे कि मल न्यूट्रिशन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। और मल न्यूट्रिशन की प्रक्रिया बढ़ जाएंगी तो मतलब देश की, मतलब लोग इसमें काफी मल न्यूट्रिशन की वजह से मरेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये गलत है। ये सरकार की तरफ से ये भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हमारे देश जो है संसार की अभी 6ठे नंबर की इकोनॉमी है, फ्रांस के बाद। फ्रांस 5वें नंबर पे है और 6ठे नंबर पे हम हैं, और उसके बाद इंग्लैंड है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये आप देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम उनका कितना है। तो आप ये देखेंगे कि जो देश की तरक्की की बात कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो स्थिति ठीक नहीं है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप ये देखेंगे तो ड्रॉप आउट्स जो है, जैसे मैंने पहले नहीं बताया, 95% जो है टोटल एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 95% प्राइमरी में होता है, लेकिन ये ड्रॉप आउट होके होके मतलब जो ऊपर चले जाते हैं तो वो 23% तक रहता है। आप हेल्थ इंडेक्स देखेंगे तो हेल्थ इंडेक्स की भी हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए। इस संसार में 189 देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 131 पर पोजीशन पे है। इसका मतलब हम बहुत पीछे है। तो जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो ठीक नहीं है। मल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मल न्यूट्रिशन रेट एट द बर्थ, आप ये देखेंगे कि 35% बच्चे जो है वो मल न्यूट्रिशन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मल न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि जो स्तनपान करने वाले माताएं है, स्तनपान करा बच्चों को देने वाली माताएं है, वो एक्चुअली मल न्यूट्रिशन की वजह से उनके जो बच्चे हैं वो विकलांग बन रहे हैं। और ऐसे मल न्यूट्रिशन अंडर एज 5 के जो बच्चे हैं
34.7% है। अब ये बच्चे अगर ऐसे वीक रहेंगे और ये अगर बड़े होते हैं तो रेस ऑफ लाइफ में अपने सर्वाइवल के लिए जो उसको अर्निंग करना पड़ता है, तो वो वीक होने की वजह से वो दे विल नॉट बी एबल टू अर्न। उनकी सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट के लिए जो वो पैसा उनके घर में आना चाहिए वो उनके घर में नहीं आएगा। तो ये कुछ स्थिति ऐसी दर्शाती है। एज अगेंस्ट दैट आप ये देखेंगे कि 1% जो लोग हैं इस देश में, ऐसे 1% लोग हैं जिनके पास 4 टाइम्स 96 करोड़ के लोगों के पास जितनी संपत्ति है उसके 4 गुना संपत्ति इस देश के 1% लोगों के पास है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत के संविधान में जो इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की बात जो बाबा साहब ने कही और जो वॉर्न किया, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी इस देश में स्टैब्लिश नहीं हो रही है। और अगर इसमें इंटरवेंशन नहीं करते हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत अगर सही इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसमें अल्टीमेटली इस देश में इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टैब्लिश होना चाहिए, 38, 39 सेक्शन में ये चीजें लिखी हुई है, आर्टिकल में ये लिखी हुई है, वो नहीं कर रही है सरकारें। और मेरा ये मानना है कि वो नहीं कर रही तो उनको समझ नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रही है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि वो इस देश में सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी या डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं करना चाहती है, क्योंकि भारत का संविधान उस बैकग्राउंड पे बनाया गया जिसमें एक विशेष वर्ग था, उसको जिसको हम मतलब ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, क्षत्रिय कहते हैं। ये लोग जो है ये ऐसा कतई नहीं चाहते थे कि ऐसा संविधान बने जिस देश में सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी स्टैब्लिश हो। तो वो लोग ये करना नहीं चाहते, और इसलिए आप ये देखेंगे कि 1991 में जो एलपीजी की पॉलिसी लाई गई है, तो इसके अंतर्गत उन्होंने जो टोटल आज तक की 1991 से लेके आज तक जो पब्लिक सेक्टर है जो कॉन्शियसली बनाया गया था, बाबा साहब का 1946 का जो 17 दिसंबर 1946 का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्पीच है, उस स्पीच में बाबा साहब ने ये कहा है कि आप सही मायने में सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी, बराबरी अगर निर्माण करना चाहते हो तो इस देश में पब्लिक सेक्टर क्रिएट करना चाहिए। इनिशियल फेजेस में 1955-56 में पब्लिक सेक्टर क्रिएट किए गए, देश में मतलब हजारों पब्लिक सेक्टर क्रिएट किए गए, और उस पब्लिक सेक्टर में जो शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और गरीब जनता जो है उनके बच्चे उसमें काम करने लगे, तो ऑब्वियसली उनका आर्थिक स्तर बढ़ा इनिशियल फेजेस में, और फिर उनका आर्थिक स्तर बना तो उनकी सामाजिक स्थिति भी ठीक हुई। ये हुआ इनिशियली। लेकिन आज ये जो सरकार है, मतलब कांग्रेस ने 1991 से लेके 213 तक ये डिसइन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम शुरू किया। बीच में जो वाजपेयी जी की सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने भी ये काम शुरू किया, और आज ये मोदी जी की सरकार जो आई हुई है 2014 से 2021 तक, आज तक उन्होंने 341 मेजर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उसमें से काफी मतलब उन्होंने डिसइन्वेस्ट किया, और आज की तारीख में सिर्फ 277 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, और इसमें उन्होंने 3.5 लाख करोड़ रुपया सरकारी संपत्ति बेची। उन्होंने जनता की संपत्ति बेची, सरकारी संपत्ति मतलब जनता की संपत्ति बेची, और जनता इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। दिस इज समथिंग, मतलब इतना लेवल ऑफ इग्नोरेंस है कि जनता कुछ नहीं बोल रही। देखिए, कोई भी आदमी अपना मकान बेचकर, अपने असेट बेचकर 5 स्टार होटल में खाना खाने नहीं जाता। वो उसकी स्थावर प्रॉपर्टी है, कैपिटल है, कैपिटल है स्टेट का,
उसको बेच के कोई आदमी ऐसा नहीं करता। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जब कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, उन्होंने भारत की संपत्ति बेचकर ये देश चला रहे हैं। अगर कोई संपत्ति बेचकर देश चला रहा है, कोई व्यक्ति अपना मकान बेचकर अपनी फैमिली चला रहा है, ऐसा अगर बोलता है तो ये वो उनका इनकॉम्पिटेंस है। ये जो लोग अपनी मेरिट्स की जो बात कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट देयर मेरिट्स, दे आर द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पीपल ऑफ इंडिया, जो इस देश को चला नहीं पा रहे और इसलिए देश की संपत्ति बेच के देश चलाने की बात करते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हम गणतंत्र दिन के पूर्व संध्या पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस देश के हर सिटीजन ने, हर नागरिक ने इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम कैसे लोगों को सत्ता में बिठा के रखा जो पिछले 30 साल से इस देश की संपत्ति बेच के देश चलाने की बात कर रहे हैं। आज इस देश में 90% ऑफ जीडीपी, जो मैंने बताया 332 लाख करोड़ जो संपत्ति है, जो जीडीपी है, उसका 90% लोन इन लोगों ने लिया। एक तो संपत्ति बेच के चला रहे और जीडीपी का 90% अमाउंट आप उसका वर्कआउट कर सकते हैं। अगर उसमें से 33 लाख करोड़ अगर निकाल दिया तो आप समझ लीजिए कि 200 लाख करोड़ का ये लोन इन्होंने लिया है और ये देश चलाने की बात करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि दे आर द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पीपल, और जनता ने इसमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसे ही लोगों को सत्ता में बिठा के रखना चाहिए या दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द पावर। प्रदीप जी जी सर, अभी हमारे पास समय की कमी है, लेकिन एक सवाल, एक मुद्दा आपने यहाँ पर जो हमें बताया उसी को लेकर के एक सवाल उभर रहा है कि इतने वर्ष हो गए संविधान के ऊपर इस प्रकार से गैर अमल हो रहा है, और आपने ये भी कहा कि लोग अज्ञान में हैं, ये संविधान पर अमल हो नहीं रहा है, कुछ गलत ही बातें इसमें से हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? इतने वर्षों से बार बार लगातार संविधान के खिलाफ काम हो रहा है और कुछ ही वर्गों का यहाँ पर हित होते हुए दिखाई दे रहा है, संपत्ति इकट्ठा हो रही है, सत्ता उन्हीं के पास जा रही है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा है सर कि संविधान पर ना अमल हो रहा है, या संविधान के ऊपर जिस प्रकार से वो लागू होना चाहिए था वो नहीं लागू किया जा रहा है? क्यों लोग इतने अज्ञान में हैं? ये इसलिए है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में देश को चलाने में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है, सरकार की होती है। और आप ये देखेंगे कि संविधान के बारे में सरकारों ने जानबूझकर ये जनता को संविधान क्या है, संविधान के अंतर्गत उनके अधिकार क्या है, संविधान ने उनको क्या दिया है, ये लोगों को एजुकेट करने का काम संविधान निर्माताओं ने सरकारों पर लगाया था, वो केंद्र सरकारें हो या भिन्न भिन्न राज्यों की सरकारें हो। लेकिन इन लोगों ने ये प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जानकारी जनता को देने का प्रोग्राम कभी चलाया नहीं, और ये उन्होंने जानबूझ के नहीं चलाया। क्योंकि अगर संविधान में लोगों के अधिकार क्या है इसकी जानकारी अगर लोगों को मिल जाती तो लोग अपने अधिकारों के लिए एजिटेट करते अवेकन होने के बाद, और जो लोग ये इसको विरोध करने वाले लोग हैं उनको कतई सत्ता में चुनकर नहीं भेजते। इसकी समझ जो लोग सत्ता में रहे हैं पिछले 72 साल से उनको थी, और इसलिए उनको पता था कि अगर जनता को ये सब जानकारी संविधान के बारे में दे देंगे तो जनता कतई फिर हमें सत्ता में ज्यादा दिन नहीं रहने देगी, और इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम नहीं किया। इसलिए आप ये देखेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूं, बामसेफ जैसा एक संगठन है उसने ये अपने हाथ में ये काम लिया है।
भारत के संविधान के सम्मान और संवर्धन की जो बात है ये संगठन कर रहा है, और आज वो गांव गांव में मतलब इसको लेके पहुंचाया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं, जहां भी देख रहा हूं, और हमारी पार्टी की तरफ से भी हमने ये जो भारत के संविधान की जानकारी BS4 प्रोग्राम के माध्यम से हम अपनी पार्टी की तरफ से भी गांव गांव में दे रहे हैं। अभी आज मैं मार्केट में बिजनौर में गया, मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई कितनी मजदूरी मिलती है आपको, बोला 400 मिलती है। तो मैंने उसका वर्कआउट किया तो उसको 8,000 रुपया जो है महीने का आता है। अगर उसका पर कैपिटा इनकम अगर मैं निकालूं तो 1 लाख करीबन होता है, लेकिन उस घर में एक आदमी कमा रहा है सिर्फ, जबकि ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर वर्कआउट तो उसके घर में 5 लाख रुपया जाना चाहिए, लेकिन उसके घर में 1 लाख रुपया जा रहा है और 5 लोग उस पर जी रहे हैं। तो 20,000 पे मतलब एक आदमी जी रहा है उसके घर में, और 20,000 पे मतलब 1,500 में एक आदमी जी रहा है, और 1,500 में अगर एक आदमी जी रहा है तो उसके बाल बच्चों की शिक्षा, उसका हेल्थ, ये एजुकेशन, ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो आप ये देखेंगे कि ये सब फ्रॉडुलेंट चीजें कर रही है सरकारें। तो जो आप मुझे जो फंडामेंटल सवाल पूछे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके प्रति सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ लोगों को देने के लिए नहीं की, उसकी वजह से ये हो रहा है। और उसके लिए बहुत पढ़े लिखे लोग होने नहीं चाहिए समझने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी समझा रहा हूं फील्ड में, अनपढ़ एक आदमी, आज मैं अभी मीटिंग लेके आया इधर, वो हम पार्टी की मीटिंग ले रहे थे तो उनको बोला कि ये दस्तखत करो, बोलता है नहीं मैं थंब इंप्रेशन वाला। अब जो आदमी थंब इंप्रेशन वाला है और मैं उसको संविधान के बारे में समझा रहा हूं, वो समझ रहा है, लेकिन सरकारों ने ये काम नहीं किया। वो मतलब अभी इलेक्शंस का दौर है इधर, स्पेशली पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, और वो मतलब बूटीज बांटने में मतलब लगे हुए हैं कि भाई हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। ये नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द एम्प्लॉयमेंट हैज टू बी जनरेटेड। एम्प्लॉयमेंट जनरेट चाहिए लोगों को, मतलब फ्री में देने की आदत गलत है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से आप देश का जीडीपी बढ़ा सकते हो, और जीडीपी बढ़ा के इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, अपनी देश की रिक्वायरमेंट से सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपके पास वहां से भी पैसा आता है, तो आप अपने देश की जीडीपी बढ़ाते हो। और जब आपने देश की जीडीपी बढ़ाते हो तो उससे फिर टैक्सेशन बढ़ता है, और टैक्सेशन बढ़ने से सरकार के पास पैसा ज्यादा आता है। तो जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया इन द रियल सेंस वो हो सकती है, वो नहीं हो रही है। तो इसका बेसिक कारण है कि जो लोग सत्ता में रहे पिछले 70 साल से, वो लोग ये करना नहीं चाहते, उल्टा करना चाहते, संविधान को डिस्ट्रॉय करना चाहते। क्योंकि वो संविधान अगर ऐसे ही लोगों को समझाया जाएगा तो फिर वो सत्ता में नहीं रह सकते, इनको पता है। इसलिए आप ये देखेंगे कि पिछले 1949 से 2022 तक क्या हुआ, जो आपका सवाल है, तो मैं ये कहूंगा कि 1991 ऑनवर्ड संविधान को पूर्ण रूप से तहस नहस करने का काम चल रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसके माध्यम से जनता का कल्याण करने की बात कही है, एक वेलफेयर स्टेट की बात कर रही है, लेकिन ये सरकारें स्पेशली 1991 से लेके कांग्रेस ने 2013 तक, उसके पहले भी कांग्रेस ने, पर 1991 से 2013 तक कांग्रेस ने ये काम किया। और इसको गति देने का काम जो है वो बीजेपी ने किया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ये दो पार्टियां नहीं है, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कॉल्ड हिंदूज उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो शूद्र और अति शूद्र और माइनॉरिटीज इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, उनको मूर्ख बना रही है। शूद्र जातियां जो है उनको हिंदू के नाम से मूर्ख बना रही है। और आज मैं एक स्पीच कर, यहाँ एक जाट भाई था, बोले कोई हिंदू को तकलीफ नहीं है, कोई मुसलमान को तकलीफ नहीं है, तकलीफ जो भी है जो सत्ता में बैठे कुर्सी में उनको तकलीफ है। एक अनपढ़ आदमी बोल रहा है उनको तकलीफ है, कोई मुसलमान को तकलीफ नहीं है, कोई हिंदू को तकलीफ नहीं है। तो ये जनता भी जाग रही है,
और ये जो प्रोग्राम जो BS4 का लिया है ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और हम भी पार्टी की तरफ से गांव गांव तक ये समझा रहे हैं। मुझे लगता है यही कारण है ये नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल 1-2 मिनट में आपसे अब उसके ऊपर जानकारी लेना चाहेंगे, आपसे राय लेना चाहेंगे। हम जब भी बात करते संविधान के नाअमल पर, हम सत्ता में बैठी हुई ये जो कांग्रेस और बीजेपी इनको ही कहते हैं, लेकिन जब संविधान को लोगों तक ले जाने की बात है या सही से समझाने की बात है, तो जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं, भले ही वो विधानसभा या लोकसभा में हो या ना हो, लेकिन जो मैदान में है, चुनावी मैदान में है, उन लोगों की तरफ से भी संविधान को लोगों को ठीक से नहीं बताया गया, चाहे वो मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियां हों, या क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उनकी तरफ से काम जोर शोर से पहले से ही होना चाहिए था? मुझे लगता है उन्होंने ये कहा, ये सभी ने, ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ऑल पॉलिटिकल पार्टी की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एवरी पॉलिटिकल पार्टी एस्पायर्स टू बी द रूलिंग पार्टी, और इसलिए इसकी जानकारी सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने देना चाहिए था, बट वो नहीं दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि या तो उनको खुद को इसकी समझ नहीं है, या वो खुद भी जो अपोजिशन में बैठी हुई है पॉलिटिकल पार्टियां, जो मूल निवासी बहुजन समाज की पॉलिटिकल पार्टी आप उसको कह रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां भी सेल्फ ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है। वो एक फैमिली में वो रखना चाहते हैं सत्ता, एक व्यक्ति के पास सत्ता केंद्रित करना चाहते हैं। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी जनता को लार्ज स्केल में अगर दी जाए, तो फिर वो फैमिली के पास मतलब पॉलिटिकल पावर का कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, या किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत पॉलिटिकल पावर का कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। इनकी समझ उन लोगों को जो है, जो मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियां जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो लोग भी नहीं चाहते इसकी वजह से, क्योंकि दे विल आल्सो बी थ्रोन आउट। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि उनसे भी ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस मूल निवासी बहुजन समाज में जब तक ऑनेस्ट, सिंसियर, डेडिकेटेड, कमिटेड, नॉलेजेबल लीडरशिप इन द पॉलिटिकल फील्ड नहीं आएगी, ओवरऑल तो आना ही चाहिए, लेकिन इन पॉलिटिकल फील्ड जब तक नहीं आएगी और इस देश की सत्ता कैप्चर नहीं करेगी, तब तक मतलब भारत के संविधान में जो भी अधिकार बाबा साहब ने दिए वो उनके लिए सिर्फ एक इल्यूजन होगा। और इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सत्ता में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि भारतीय संविधान का जो सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा है वो पूर्ण रूप से लागू किया जाए, और ऐसी ही पार्टी वो लागू करेगी, ऐसा मुझे लगता है। और पीपीआईडी इस दिशा में पूर्ण रूप से प्रयासरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। संक्षिप्त में दर्शकों के लिए और जो भी आगे इस कार्यक्रम को देखेंगे उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज लेना चाहेंगे संक्षिप्त में सर? जी, मैसेज तो मेरा यही है कि आप अपने अधिकार अगर चाहते हो तो वो आप पॉलिटिकल पावर कैप्चर किए बिना आपको नहीं मिल सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात क्लियरली कह दी है। उन्होंने 1955-56 में अपना स्पीच किया है और उन्होंने ये कहा कि आई हैव वर्चुअली मेड द शेड्यूल कास्ट एंड द ओबीसी द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री। लेकिन उसको रियलिटी में इस देश के रूलर्स बनाने के लिए, और उसका कारण ये था, जब ये कह रहे कि मैंने उनको वर्चुअली रूलर्स बना दिया, इसका मतलब उनको वोट का अधिकार दिया जिसकी कीमत एक है और हर एक व्यक्ति को अधिकार है। तो अगर इसका वो सही इस्तेमाल करते हैं तो इस देश के रूलर्स बने हुए कागज पे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको रियलिटी में अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो उनको जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, इसका वो सही इस्तेमाल करे, इसकी ताकत समझे, वो ये सत्ता में आएंगे। और इस सत्ता में आने के लिए उन्होंने पुरजोर प्रयास करना चाहिए, वोट के अधिकार की ताकत समझना चाहिए। यही मेरा संदेश जो है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ आपके वक्तव्य के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। आपने बड़ी व्यस्तता के बीच भी समय दिया
और हमारे जो दर्शक हैं, देश भर से सुनने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको एक महत्वपूर्ण संदेश भी इससे हमें मिला है कि पिछले 1950 से लगभग संविधान पर क्या कितना कुछ अमल हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसके क्या क्या कारण है। हमारे दर्शक उसको समझ रहे होंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे सभी दर्शकों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से और MNT न्यूज नेटवर्क की पूरी टीम की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय भीम, जय मुनियासी, जय भारत, जय सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी साथियों, ये वीडियो यहीं पर रहेगा, आप इसको आगे भी देख सकते हैं। और जो साथी अभी अभी जुड़े हुए हैं वो कृपया पुनः इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और उसको देखिए। लाइव कार्यक्रम है और इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। इसको शेयर कीजिए अपने साथी मित्रों तक। कल इसी श्रृंखला में जो हमारी चर्चा है भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो संविधान अमल दिवस भी कह सकते हैं, कल विषय है संविधान के अमल से रक्तविहीन क्रांति का आना तय है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे चैनल पर बार बार ये कहा गया है वक्ताओं की तरफ से कि संविधान होने के बावजूद भी लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए आंदोलित होना पड़ रहा है और बड़े लंबे लंबे आंदोलन उनको करने पड़ रहे हैं। अगर ये क्रांति चाहते हैं जिसकी जिक्र आज बोरकर साहब कर रहे थे, सामाजिक और आर्थिक क्रांति चाहते हैं, तो ये रक्तविहीन क्रांति तभी होगी जब संविधान के ऊपर अमल होगा। तो कल का विषय यही है, संविधान के अमल से रक्तविहीन क्रांति का आना तय। इस विषय पर कल हमें मार्गदर्शन करेंगे मूल निवासी डॉक्टर दीपा श्रावस्ती, जो बामसेफ की राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। इनके साथ कल 26 जनवरी रात्रि 8:30 बजे वो हमें मार्गदर्शन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः मिलेंगे कल रात्रि 8:30 बजे और दिन भर हमारे MNT न्यूज नेटवर्क पर विभिन्न कार्यक्रम जारी रहेंगे, उनके साथ भी आप जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः मिलते हैं कल रात्रि 8:30 बजे। जय भीम, जय मुनिवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच।